तो समझेंगे कि जितने भी हम सजीव हैं या निर्जीव हैं, इन दोनों में हम लोग अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं, कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो मूव करता है, जो बढ़ता है, अपने साइज में परिवर्तन लाता है। ध्यान से समझिएगा, साइज का घटना बढ़ना, मतलब घटना नहीं, बढ़ते रहना, है ना। कोई भी चीज़ बढ़ता है, घटता नहीं है। समय के अनुसार कोई चीज़ घटता है। जैसे कि आप बड़े होते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फिर छोटे होने लगेगा, झुक जाते हो, मतलब वो शरीर में ढीलापन आ जाता है। पेड़ बड़ा होता है ना, फिर उसके बाद उसकी जो डालियाँ होती है बढ़ती जाती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे सूखते जाता है और वो गिर जाता है, खोखला हो जाता है ना। पेड़ पौधे एक ऐसा जो मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो सजीव है ना, लिविंग थिंग्स है। बाकी हर चीज़ जो अपना आकार परिवर्तन ना करे, सांस ना ले, खाना पीना, जैसे कि इस बेंच को कितना भी पानी दोगी तो वो अपना साइज चेंज करेगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं कि गली में कुत्ते दौड़ते हैं, देखते हैं जुगाली करते हैं, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं कि ये सजीव है, जान लेते हैं कि वे सजीव है। जो भी सांस लेता है, हम लोग देखते हैं सांस लेता है या बढ़ रहा है ना, अपने साइज में परिवर्तन कर रहा है या मूव कर रहा है। जैसे हम लोग अपना फिंगर, कहीं भी फिंगर दिया जाता है ना, फिंगर देखता है, या फिर सीन वगैरह चालू करते हैं तो वो आईज क्लोज कराता है, नहीं कि ऑन ऑफ कीजिए, खोल बंद कीजिए। इससे पता चलता है कि आप जीवित हैं या नहीं, क्योंकि जो मर गया या तो वो बंद ही रहेगा या तो खुला तो खुले रहेगा, ऐसा। तो उसको आप देखिए बंद, है ना। लेकिन जो जीवित प्राणी होता है वो उसका चलते रहता है, धड़कनें चलते रहती है, पल्स चलते रहती है ना। सो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो इंसान जीवित है या तो जो इंसान में एक्टिविटीज हो रही हैं, बढ़ना, सांस लेना, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये हैं, मतलब वो इंसान जीवित है, अन्यथा वो निर्जीव है। जैसे हमारे जैसे कोई बॉडी बना दीजिए, अगर मेरे जैसा उसमें चेंजेस आ रहा है, आँख का फड़फड़ाना, धड़कने, पल्स, ये सब, समझ जाना है कि वो जीवित प्राणी है, नहीं तो वो पुतला है, मेरे जैसा ही पुतला है। चलिए, वृद्धि संबंधी अन्य गति हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो भले बढ़ते नहीं है ज़्यादा, है ना, उतना ही रह जाते हैं, लेकिन वो जो पौधे हैं वो अपना फल वगैरह ये सब तो दे रहे हैं। खान पान, बिना खान पान के वो बढ़ सकता है क्या पौधा? बिना मिट्टी, खाना, पानी के वो बढ़ ही नहीं सकता है। सो वो भी क्या है? लिविंग थिंग है, याद रखें। अतः दिखाई देने वाले गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब केवल अगर हम बोले कि जो हमें केवल दिखाई देता है कि बढ़ रहा है, यही नहीं कह सकते कि केवल वही सजीव है। बहुत सारा चीज होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी लिविंग थिंग है। अति सूक्ष्म स्केल पर गतियां, हाँ, जैसे बहुत सारा चीज छोटा छोटा, जैसे अणु, है ना, मॉलिक्यूल्स वगैरह जब देखो वो क्या हम लोग देख पाएंगे अपने नजर आंखों से, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो सब एक्टिविटी में है। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। यह इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव है या नहीं। मतलब विषाणु जो है वो सच में, जैसे वायरस वगैरह हो गए, ये सच में सजीव है या नहीं, सजीव है या निर्जीव। क्योंकि जब तक उनको कोशिका नहीं मिलेगा, जैसे कि बोलते हैं कि दूर रहो, तो वायरस फैल रहा है जो, तो जब तक उसको कोई कोशिका नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेगा? कोई फायदा है कहीं पर? तो ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाया कि ये सजीव है या निर्जीव। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है, ये जानेंगे। पूर्व कक्षाओं में हमने देख चुका है कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होती है। समझेंगे। Why are molecular movements needed for life? मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो समझेंगे। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी, उन सभी के वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब सुसंगठित संरचना है। एक संरचना उन सभी का है अपना अपना। माइंड में एज्यूम करते जाना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना, विद एग्जांपल्स। दे कैन हैव टिश्यू, उनके क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं। टिश्यू हैव सेल्स, और टिश्यू के क्या होते हैं? कोई डाउट? ऊतक, जैसे ऊतक होते हैं, इनमें सजीवों में ऊतक होते हैं।
और ऊतकों में क्या होती है? कोशिकाएं होती है, सेल्स। ऊतकों में मतलब टिश्यू में क्या होती है? टिश्यू है सेल्स। टिश्यू के पास क्या होती है? सेल्स। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। कोशिकाओं के छोटे छोटे घटक होते हैं, छोटे छोटे करके फिर बड़ा बनता है, फिर धीरे धीरे सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना प्रभाव के लिए, हाँ, दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स विदाउट थोड़ा सा भी, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, और उनमें छोटे छोटे सेल्स के ये होते हैं, उसके फिर एक बॉडी बन जाता है, फिर करते करते कंटिन्यू एंड सो ऑन, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। This organized order nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules. अब आप सभी को पता है कि जब ये एक बॉडी तैयार हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ की तो आवश्यकता पड़ती है। कोई ना कोई तो है जो उसकी स्ट्रक्चर्स को, उसके सारे मैनेजमेंट को मेंटेन करता है ना। उन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। थोड़ा सा भी डाउट होगा तुरंत पूछना है और एज्यूम करते जाना है जो मैं बता रहा हूँ, याद रहे। अगर आप एज्यूम करते जा रहे हो तो एक एक लाइन अगला कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। दिक्कत उसी बच्चे को आएगा जो सच में ध्यान नहीं दे रहा है और केवल मेरी बातों को सुन रहा है। एज्यूम करते जाइएगा, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे बोल रहा हूँ सेल एज्यूम करिए, टिश्यू बोल रहा है टिश्यू एज्यूम कीजिए, टिश्यू हैव सेल्स, ओके, बॉडी तैयार है, ठीक है, ऐसा है ना, एज्यूम करते जाना है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब जो मेंटेनेंस का कार्य है वो कुछ भी खराब होता है तो इंसान बच पाता है, उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि वो रुक जाता है। जैसे कि अगर किसी का हाथ कट जाए तो अगर हम छोड़ दें ऐसे ही तो ब्लड निकलते रहेगा और एक समय ऐसा है कि पूरा बॉडी का ब्लड निकल जाएगा और आपकी मृत्यु। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं कि उसको जाकर के रोकने का प्रयास करते हैं, मलहम पट्टी वगैरह करते हैं ताकि वो वहीं पर रुक जाए और उसके बाद कोई भी दिक्कतें ना आए, ये करते हैं ना। Structures are made up of molecules. They must move molecules around all the time. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं के। और मॉलिक्यूल मतलब अणुओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अणुओं के बने होते हैं। They must move molecules around all the time. और ये मॉलिक्यूल जो है वो हर समय क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, हर समय मूव करते रहते हैं, है ना। हर समय, ऐसा कोई समय नहीं जिस समय हम सोए भी रहते हैं फिर भी वो मूव करते रहते हैं, है ना। अगर हम सोए भी रहे, चाहे जागे रहे, चाहे भली, जब तक कि आपकी बॉडी से सारा चीज खत्म हो गया, है ना, तो उस समय सारी प्रक्रियाएं आपकी खत्म हो जाती हैं। अब आइए, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं वो समझेंगे हम। अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी प्रोसेस है उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसके मेंटेनेंस क्या क्या है उसको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है मेन, इसको ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से समझते चले जाएंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस को समझेंगे, है ना। देखिए लाइन वाइज हम लोग जा रहे हैं, एक एक चीज को माइंडेड अपने करते जाएंगे, है ना, सेव करते जाएंगे मेमोरी में और सोचते जाएंगे, और उसके बाद जीवन में दोबारा जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप बीमार पड़ोगे आप सोच सकते हो कि हाँ ये ऐसा चीज हो रहा है तो आई शुड बी दिस टाइप ऑफ, और यू विल डू, और आप ठीक हो जाओगे, है ना। ये चीज़ मेंटेनेंस जरूरी है। तो पहले हमारा नॉलेज जरूरी है, हम जानकार बनेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे, तब जाकर के हम काम कर सकते हैं। चलिए आइए, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process. इससे आप क्या समझे जरा कोई बताएंगे?
बहुत बढ़िया सिमी, वेरी गुड। इन्होंने जैसा बताया कि जो मान लीजिए कि जो प्रक्रियाएं रेगुलर चल रही हैं, है ना, जैसे हम लोग क्लास में बैठे भी हैं, क्लास में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेसेस हमारी चल रही है, कंटिन्यू है या नहीं है ना, वेरी गुड। कहना उनका वही था कि जो कंटिन्यू चलता रहे बस। जैसे जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, उस समय भी चलता रहता है, तब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रोग्राम, वे सभी प्रक्रिया, वे सभी प्रोग्राम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रोग्राम कहलाते हैं। जैसे द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। हम सो रहे हो चाहे बैठे हो, चाहे जाग रहे हो चाहे नींद में हो, चाहे हो चल रहे हो, हमारा मेंटेनेंस चलता रहता है, हो रहा होता है। खाना हम अभी खाए, वो अंदर गया, अब मैं कुछ कर रहा हूँ कि वो पचे चाहे जो भी, मैं चुपचाप बैठा हूँ, वो अपना काम कर रहा है ना, हो रहा है ना, सिंपल सी बात है ना। अब उसको जो जो चाहिए, जैसे कि अब उसको चाहिए पानी, तो बहुत ज़्यादा वो हीट हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा जलन, तो हम लोग पानी वानी मारते हैं ताकि वो जो गर्म हो रहा है वो ठंडा कर थोड़ा ले ले। नहीं, दूध जब बहुत ज़्यादा उबलने, वो भाप मारने लगता है, बहुत ज़्यादा उबलने लगता है, तो हम लोग पानी की छींटा डालते हैं ताकि वो डाउन हो जाए। तो उसी तरह जब खाना खा लो आप और आधे एक घंटे बाद जब जलन की महसूस हो, तो समझिए कि अब वो सारा प्रक्रिया कर चुका है, अब उसे पानी की आवश्यकता है, पानी को फिट करना है आगे, अब मुझे आगे का मेंटेन करना है, प्लीज़ फास्ट। और बहुत बेचारी समझ लेते कि अरे प्यास लगी है, यहाँ जलन हो रहा है, नहीं, और इधर इधर भी जलन धीरे धीरे पहुँचने लगता है। तो हम लोग पानी लेते हैं और पानी पीते हैं, और जैसे ही पानी पीते हैं तो हाँ, और फिर वो फिर अंदर जाता है, तो पता चलता है कि पानी तुरंत अंदर जा रहा है। चलिए, तो ये मेंटेनेंस समझ गया लाइफ प्रोसेस का। चलिए लाइफ प्रोसेस अब आगे आते हैं। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depend on carbon-based molecule, most of these food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of this carbon source, different organisms can then use different kinds of nutrition processes. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग। तो बिना किसी ऊर्जा का हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए उसको वो काम कर रहा है, वो रेगुलर कंटिन्यू में है मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस में हम लोग गाड़ी भी अगर चलाते हैं तो बीच बीच में सर्विसिंग कराते हैं, तेल मोबिल करते रहते हैं। तो ये तो हमारा बॉडी है, तो उसको भी तो कुछ चाहिए, तो उसको उसके लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है, फूड, एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें देना पड़ता है फूड, है ना, फूड वाटर। फूड क्या करता है कि फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं वो जाते हैं अंदर और वो अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं वो हमारे बॉडी को ग्रो करने में सहायता करते हैं। कुछ कट छट गया, घाव हो गया, या हड्डियां कमजोर है, या मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे बोन्स में पेन है, मेरे मसल्स पेन कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशंस कि वो उनको फुलफिल करते हैं, मेंटेन करके उनको भरने का काम करते हैं। गौर फरमाइएगा, जो डॉक्टर दवा देता है, हमें मान लीजिए घाव हो रखा होता है, तो हम लोग उस पर कुछ मलहम पट्टी लगाते हैं और दवा खा रहे होते हैं, और कुछ समय बाद 10, 15, 20, 25, 1 महीने 2 महीने बाद देखते हैं कि वो वहाँ पूरा भर गया। नहीं, मतलब ये हुआ कैसे? क्या अकस्मात कोई भगवान ने ये कर दिया? नहीं, भगवान का तो बनाया हुआ हम लोग सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है ना, सबसे अनमोल तोहफा हम और आप हैं। तो सोच के देखिए कि इसको मेंटेन करने के लिए ये कौन कर रहा है, वो काम हमारा बॉडी कर रहा है, खुद हमारा बॉडी मेंटेन कर रहा है। बस उसको खाली न्यूट्रिशन देते जाइए, उसको जो चाहिए वो देते जाइए। तब तो मुझे सिरिंज चाहिए, सिरिंज दीजिए, मैं गाड़ी खोल दूँ, पेचकस दीजिए, जल्दी जल्दी काम हो जाए। नहीं तो सारा काम अगर मुझे करना पड़े अकेले तो थोड़ा दिक्कत है। नहीं, तो ये मेंटेनेंस, तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और मैक्सिमम जो होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, और ये सारे मेंटेनेंस करने के लिए उन सभी को अलग अलग
प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अलग अलग जो मेंटेन करते हैं तो उसके लिए उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन भी का प्रयोग करते हैं, लेते हैं। मतलब हाँ, जो भी आप खाना खाते हैं उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वसा, फैट जो है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, बट फैट गिव्स अस एनर्जी बट आफ्टर सम टाइम। कब? जब हमें जरूरत होता है, जब हमें खाना नहीं मिलता, जब जैसे आज हम फास्टिंग में हैं और मुझे भूख लगी है अभी, तो उस समय फैट उसका एनर्जी देता है। नहीं तो जैसे ही अगर एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, तुरंत आप पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो जो लोग काम कर लेते हैं ना फास्टिंग में रहने के बावजूद, तो वो फैट सहायता कर रहा होता है, इसलिए फैट खाना चाहिए। तेल, योल है ना, अंडे के पीले वाले भाग को हम लोग योल कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, वो अंडा थोड़ी खाएंगे, तो आप तेल वगैरह खा सकते हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि तेल पी लो, लेकिन तेल का जो पदार्थ है वो खा, और इतना भी ज़्यादा तेल नहीं खाना पीना चाहिए कि वो ऑयली फेस हो जाए, है ना। जैसे गर्ल्स को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए कि ऑयली फेस हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगता है। नहीं, लड़के तो शैतान होते हैं, कुछ खाते रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग उन लोगों का निकलता है तो निकले वो लोग पता नहीं चलता है ना, वो हो जाता है, चाउमीन वाउमीन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग क्या, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिएड सिंस द एनवायरनमेंट। देखिए एक एक लाइन पढ़कर बताया जा रहा है, समझते जाइएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, ताकि जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted. मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा भी, और सुन पा रहे हैं तो सुनिएगा भी, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको पता चल रहा है कि एनर्जी का स्रोत क्या क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ, है ना, सुनना है। And must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures, as well as to kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reaction are some of the most common chemical means to break down molecules. Molecule को जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल जब लिए हमने खाया तो उनको तोड़ने का काम करते हैं, और जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में। क्या होता है ऑक्सीडेशन? जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, और रिडक्शन मतलब जिससे ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है ना। ये सब पढ़ रखे हैं चैप्टर नंबर 1 में, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। तो वही केमिकल रिएक्शन जो होता है अंदर में, ये इसीलिए पढ़ा जाता है ना, ध्यान से पढ़ोगे तभी तो। हर चैप्टर, हर सिलेबस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, व्हाटएवर, समझेंगे अब। सिंस द एनवायरनमेंट, हाँ वेयर वी वर, ठीक है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस of acquiring oxygen from outside the body and to use in the process of breakdown of food source for cellular needs is what we call respiration. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, है ना। जैसे हमारे बॉडी में हम लोग पानी पीते तो ऑक्सीजन तो जा ही रहा है, H2O, हाइड्रोजन और तो H2O जा ही रहा है, लेकिन बाहर से भी ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं वो भी बहुत कामगार होता है, याद रहे। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। जैसे इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग जो खाना पीना खाएं तो उसके बाद पानी पिए तो पानी क्या करता है कि उनको पचाने का काम करता है। तो क्यों पचाने का काम करता है? क्योंकि गौर फरमाइए उसमें ऑक्सीजन है, तो हमें उतना ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से भी ऑक्सीजन लेते हैं।
तो जो बाहर से भी ऑक्सीजन लिए तो वो जो लेने का प्रक्रिया कहलाया उसको रेस्पिरेशन मतलब श्वसन कहते हैं। क्या? श्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, मतलब ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है, श्वसन से आप क्या समझते हैं? आगे क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये रेस्पिरेशन वर्ड सुनने को मिल जाएगा, जरूर श्योर है। इसीलिए अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, केवल रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? श्वसन, रेस्पिरेशन, है ना। अभी एक एक स्टेप को याद रखते जाएंगे, है ना, कॉपी में लिखते जाएंगे। नंबर 1 रेस्पिरेशन, है ना, इन सभी को हम लोग डिफाइन करेंगे जो जो पढ़ते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी फास्ट, तब तक मैं पानी पी लूं। रेस्पिरेशन समझ गए? चलिए, the process of acquiring oxygen from outside the body to use the process of breakdown of food source for cellular needs। लिख लिए थे? नहीं लिखे थे? चलिए लिखिए पहले, the process of acquiring oxygen from outside the body to use in the process of breakdown of food, why are you not writing? Why you and you? Breakdown of food sources, SOURCES हो गया, लिखिए food sources for cellular needs, called respiration, called respiration। श्वसन, हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, खाना, उसको तोड़ने के लिए बाहर से भी ऑक्सीजन की आवश्यकता जो पड़ती है, जो लेते हैं ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन प्रक्रिया में ज्यादा सहायता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सांस लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन, रेस्पिरेशन। अब आइए नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। प्लीज स्टॉप योर राइटिंग। चलिए, ठीक है, तो नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increase and the body design becomes more complex? In multicellular organism, समझिएगा, बहुत बड़ी बात है। In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता, मतलब एक होता है जैसे हमारे में खाना खाएं, पचा कहीं और, सब चीज हुआ, डाइजेस्ट के लिए अलग अलग जगह, हर जगह बढ़ जाता है ना। लेकिन उनमें एक कोशिकीय जीव में, जिसकी में केवल एक कोशिका है, उसमें सारा चीज बस एक ही जगह हो जाता है, खाना लिया, खाना खाया, बस, है ना। और निष्कासन के लिए, उसको निकालने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता, जबकि हमें निष्कासन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए एक अलग पार्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो हम एनस का प्रयोग करते हैं। एनस के माध्यम से हमारा जो एक्सेप्शन केस जो हम खाए रहते हैं, जो जिसका प्रयोग नहीं रहा, वो हम लोग एनस के माध्यम से निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एक कोशिकीय जीव को निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता, वो उसी से खाया, उसी से पचा दिया, है ना।
लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, जब जैसे जैसे शरीर बड़ा हो रहा होता है ना, चाहे जो भी जीव हो, तथा शारीरिक विकल्प अधिक जटिल हो जाता है। या मतलब जैसे कोई बड़ा जीव हो गया, या मतलब अब जो छोटा है, जो एक कोष की जीव, उसको क्या आवश्यकता है, लेकिन जो बड़ा है, थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे जो भी है, जैसे मुर्गा, मछली, हाँ, जो भी है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसमें जो पाचन प्रक्रिया वो थोड़ा जटिल होगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, उसका जो सिस्टम होगा वो थोड़ा जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, जटिल हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। हाँ, तो जटिल होता जाता है। तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः इसी कारण से साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग विशिष्टीकृत किए जाते हैं ना, मतलब हर काम के लिए अलग अलग अंग लिए दिए जाते हैं। खाना खाए मुंह से, गया यहाँ, आधा जो प्रोटीन है वो पचा यहाँ से, कार्बोहाइड्रेट पचा यहाँ से, है ना, जैसे हर चीज़ का अलग अलग है। फिर जो नहीं पचा, जैसे बहुत सारा चीज़ जो होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो नहीं पचता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और फिर जो अंततः नहीं पचता है वो हमारे एनस के माध्यम से निष्कासित कर दिया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। ये सिस्टम ही बना रखा भगवान ने, सोचे कितना सुंदर, आँख देखने के लिए दे रखा है, सुनने के लिए, सूंघने के लिए नाक, सांस लेने के लिए नाक, यहाँ तक कि सांस इतना इम्पोर्टेंट था कि इसके लिए नाक भी बना दिया, मुंह भी बना दिया, कि अगर नाक अगर ज्यादा खराब हो गया या फिर कुछ हो गया तो मुंह से सांस ले लीजिए, मुंह में दिक्कत आ गया कभी तो नाक से ले लीजिए। सोचिए भगवान, मतलब साफ साफ क्या नाम है कि श्वसन बहुत जरूरी, इसीलिए श्वसन पढ़ रहे हैं अभी, है ना। भगवान जानते थे कि श्वसन बहुत जरूरी है, इस श्वसन सबसे बड़ा चीज है, तो श्वसन महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने श्वसन के लिए दो चीज बनाई, जबकि देखने के लिए आंख के अलावा कुछ था है क्या, देख सकते हैं क्या, बाबा भोलेनाथ थोड़ी तीसरा नेत्र खोल देंगे, धन देव देख लेंगे। कान, सुनने के लिए काने से सुन सकते हैं, नाक से थोड़ी सुन, हाँ बोला नाक, कान बंद कर लिए और नाक से सुना, हाँ का गला ऐसा नहीं ना, सारा चीज जो होता है सबका स्पेसिफिक है। काम कर सकते हैं हाथ से, लेकिन जिसका हाथ नहीं होता वो पैरों से कर लेता है, गौर फरमाइएगा। तो भगवान उसको ऐसा बना दिया कि वो कर लेता है। आप सोचिएगा कि हम मुंह से साबुन लगा ले पूरी बॉडी में, कर पाइएगा, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन जो मदारी वाला लोग जो होता है, देखिए वो लोग बॉडी कितना फ्लेक्सिबल होता है, सुन के पूरा बॉडी सटा देता है, पूरा ऐसे ऐसे कर देता है ना, मतलब बहुत सारा चीज करता है जो यूनिक रहता है। चलिए, तो जीव के शरीर में उन्हें संगठित परिचित है, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जीव के शरीर में संगठन से परिचित है, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है, क्या देखेंगे। भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु सभी के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती। पैसा लगा था, कट गया जाए, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ गए, और इनका काम क्या है वो समझ गए। अब वी हैव सीन प्रीवियसली इन मल्टी सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, this situation creates a need transportation system for carrying food or oxygen from one place to another in the body। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इन स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ से वहां तक जो, हाँ यहाँ से वहां तक नहीं ले जाते हैं, तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब मुंह से खाए यहाँ से ले जाने का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, वो नाली जो है ना, ये सारा गया इसोफेगस से होते हुए पूरा हमारा जो डाइजेशन सिस्टम तक पहुंचा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन करते करते जो नहीं पचा फिर वो एनस के माध्यम से बाहर। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वहन तंत्र है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या? वहन तंत्र, मतलब कि वो सब ले जाने ले आने का और पचाने वचाने का जो भी मेंटेन करने का तरीका, वो उनका सिस्टम, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि खाना तो मान लीजिए हम खा लिए, यहाँ पर खा लिए, अब हम थोड़ी पहुंचा सकते हैं वहां, तो वो ले जाने का काम करता है हमारा अंदर का सिस्टम, वहन तंत्र।
ठीक है ना? नहीं है। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation. केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कार्बन सोर्स का, तथा ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, और एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन का। क्या बात है। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट could even be harmful. These taste by product are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. Again, if the basic rules for body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to excretory tissues. Let us consider the various processes so essential to maintain life one by one. जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? कार्बन सोर्स का। किसका? कार्बन सोर्स। और ऊर्जा के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन। तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होती है बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे बॉडी के लिए केवल यूजफुल हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी, जैसे गुटखा खा रहे हैं तो मुंह से थूक दे रहे, लेकिन कुछ तो अंदर जा रहा होगा। सिगरेट पी रहे हैं तो डायरेक्ट वो में जा रहा होगा लंग्स में। और भी बहुत सारा चीज खा रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं था, लेकिन आप खाते जा रहे हैं। जैसे फास्ट फूड, चाउमीन, वो मोमोज और बहुत सारे जो फास्ट फूड है वो खा रहे हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि इस टेस्ट के लिए इंसान कुछ भी करता है, टेस्ट के लिए जीव जंतुओं को भी मारकर खाया जाता है, तो टेस्ट के लिए ही खा रहे हैं। हालांकि उनसे एनर्जी आप ले रहे हो, डजंट मैटर। एनर्जी तो कुछ ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे से नहीं मिलेगा, खाने से मिलता है, लेकिन टेस्ट का इंसान सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। टेस्ट के नाम पे ही सारा चीज बिक रहा है कि नहीं है? चलिए, तो जो बहुत सारे हानिकारक भी होते हैं, तो जो अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता था, इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो जो हम लोग खाते हैं और जो उपयोगी हुआ वो हमारा बॉडी ले लिया। नहीं तो सोचिए, देखिए हम लोग खाते इतना ज्यादा है और एनस के माध्यम से थोड़ा सा ही एक्सक्रेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सारा जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी में चल जाता है, तभी तो हमारा बॉडी बढ़ रहा है। नहीं तो बचपन में इतना छोटा था, हाँ, अभी वो इतना बड़ा है। क्यों? पहले आप पतला थे अब मोटा है। क्यों? पहले आप मोटा थे अब पतला है। क्यों? उसका कारण है यही, है ना। खाना क्या करता है? उस बॉडी को ग्रोथ में लाता है, चाहे वो ऐसा ग्रोथ हो चाहे ऐसा ग्रोथ हो, लाता है ग्रोथ में। कभी भी आपको कोई भी चीज होता हो, जैसे ब्लीडिंग आ गया है ना, कोई कट गया, कहीं छट गया है ना, खून आ गया, तो क्या वो खून हमेशा आते रहता है? ब्लड आते रहता है हमेशा? कुछ समय के बाद वो बंद हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वो भरपाई कौन कर रहा है? ठीक है, वो। और उसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? फूड से। फूड खाना खा रहे हैं, और जो भी हम लोग उस खाने में जो न्यूट्रिशंस है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, वो सारे जो है वो उनको भरपाई कर रहे हैं और उनको ठीक कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं और ग्रोथ करने का काम कर रहे हैं। तो जो भी चीज है उसको बढ़ा रहे हैं। एनी डाउट? तो जो यूज किया वो यूज कर लिया बॉडी, और जो नहीं हो पाया, जो वेस्ट है, उसको क्या कर दिया? वो हमारे बॉडी से निकाल दिया। उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेशन। क्या बोलते हैं? खत्म। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन। EXCRETION, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? जैसे पानी भी पीते हैं, पानी पिए तो जितना पानी हमारे बॉडी को चाहिए था और उपयोगी था वो हमारे बॉडी में चला गया। पानी ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सब चला गया। और जितना का उपयोग नहीं हुआ, जितना खराब था, जो बच गया और जो फालतू था, वेस्टेज था, उसको वो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। खत्म। एनी डाउट? ये था एक्सक्रीशन। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एक्सक्रीशन, या व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन?
व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? हाँ, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? EXCRETION, EXCRETION. What do you mean by? What do you mean by expression? I knew. मैं जानता था. चलिए हो गए. नेक्स्ट. अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी देख लेंगे. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? दूसरा क्वेश्चन है, what criteria do we use to decide whether something is alive? कोई वस्तु जीवित है, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? तीसरा, what are outside raw material used for by an organism? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा कौन सा रॉ मटेरियल उपयोग किया जाता है? What processes would you consider essential for maintaining life? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? अनुरक्षण मतलब सर रक्षा करने के लिए, कि हाँ ये मेंटेन रहे, मेंटेन करने के लिए, है ना, कि वो सही सुचारू रूप से चलता रहे. अब हमारा जो भी मेंटेनेंस है हमारे बॉडी का, जिससे सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए हम लोग समय समय पर खाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो. ज़्यादा खा लिए तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिए, नहीं खाते हैं एक दिन या 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, ताकि वो रेस्ट ले ले. उल्टी हो गया, वोमिटिंग हो गया तो दवा दारू ले लिए. दारू नहीं, दवा, है ना. हम पूरा खुश हो गया लड़का दवा का नाम, दारू का नाम सुन के. देखिए चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान. मापदंड मतलब सर कौन सा मापदंड? मापदंड जो दे रखा होता है, जैसे कि किसी भी चीज को आप बनाए, एक नहीं चार्ट तैयार करना, है ना, जिससे आप कोई चीज कंपैरिजन कर पाए. अब चलिए आते हैं न्यूट्रिशन पर. क्या न्यूट्रिशन? पोषण. व्हेन वी वॉक ऑन अ राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substances need the body. These source of energy are materials is the food we eat. जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं. बिना ऊर्जा के उपयोग के हम लोग कुछ भी खा पी सकते हैं क्या? नहीं. हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो सोचिए हमारे पास एक एप्पल तक रखा रहेगा, हम उठा के नहीं खा पाएंगे. अगर पूरा एनर्जी आपका खत्म है तो मान लीजिए कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका पूरा बॉडी सूख गया है, मतलब कुछ एनर्जी नहीं बचा है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, उसके सामने एप्पल भी रख दीजिएगा तो उठा के नहीं खा पाएगा, है ना. तो साफ साफ कहना है कि हम लोग खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन कुछ लोग खाते हैं बस जीने के लिए, जबकि असली खाने का तात्पर्य पड़ा था एनर्जी के लिए, कि हमें एनर्जी मिलेगा तो हम पढ़ पाएंगे, सोचने की क्षमता बढ़ेगी. क्यों कहा जाता कि खा कर के पढ़ाई कीजिए? क्योंकि खाए रहोगे तो बॉडी कुछ मांगेगा नहीं, उसको केवल पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम लोग लेकर बैठते हैं. तो बस चुपचाप पीते रहिए और पढ़ते रहिए. बॉडी अपना मेंटेन कर रहा है, मैं अपने दिमाग का मेंटेन कर रहा हूँ, कि दिमाग को जितना दोगे वो उतना लेगा, और बाकी जिसको जिसको चाहिए वो तो बॉडी हमारा ये हमारा दे रहा है, सिस्टम दे रहा है. जहां जहां जिसको जो चाहिए, ब्लड पहुंचा रहा, पानी पहुंचा रहा, खाना एनर्जी देना, एनर्जी दे रहा है. एनर्जी मुझे चाहिए ताकि मैं दिमाग को दे सकूं, तो एनर्जी को दे ही रहा, सारा चीज हो रहा. बस इसलिए कहा जाता है कभी भी गुस्से में खाना पानी ये सब नहीं छोड़ना चाहिए. इससे आपका बॉडी को हार्म पहुंचता है. आप गुस्से में खाना नहीं खाते हो, पानी छोड़ देते हो, क्या फायदा? क्या ऐसा है कि हमेशा कभी नहीं खाओगे? 1-2 दिन के लिए क्यों खाना पीना छोड़ना है तो हमेशा के लिए छोड़ दो. तो क्यों ऐसा काम करें कि ये दिन जाओ हम खाने नहीं खाएंगे? गुस्सा में कभी भी, क्रोध में वो नहीं लेना चाहिए, डिसीजन नहीं लेना चाहिए. क्रोध में कभी भी डिसीजन मत लीजिए कि व्हाट आई हैव टू डू, कभी नहीं. कभी भी गुस्सा है किसी पर, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, क्योंकि गुस्सा में कहा गया शब्द कहने का तो कह दिए, दोबारा वो वापस नहीं आता. किसके लिए अब क्या हो जाएगा कौन जानता है ना.
सो प्लीज कभी भी ना कहें। मान लीजिए किसी को आप गलती बोले कि जा तुम मर जाएगा, गलती से बेचारा कुछ से हो गया, सब सुना था, तो सब यही बोलेगा, ताना देते रहेगा जीवन भर आपको कि यही बोली थी उस दिन, बेचारा का उस दिन ये हो गया। नहीं, सोचिए जीवन भर आपको बोल बोल कर आदमी मार देगा। तो गलती से आप तो बोले थे, आप थोड़ी ऐसा आपका मोटिव था, लेकिन हो गया, क्या कीजिएगा। तो ये सब कभी भी किसी के साथ बोलिए नहीं, हमेशा हंसते खेलते रहिए, सबका मदद कीजिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए, और माता पिता की हमेशा सेवा कीजिए। माता पिता को कभी भी अनादर की दृष्टि से मत देखिए और कभी अनादर मत कीजिए। वो जो बोल रहे हैं वो कीजिए, आंख बंद करके कीजिए, वो हमेशा सही होंगे, वो कभी आपका गलत नहीं चाहेंगे, याद रखिए। और आपको मना कर रहे हैं कि फोन मत चलाइए, मत चलाइए, मतलब मेरे फोन से नुकसान जरूर होगा इसलिए मैं फोन नहीं चला रहा हूँ, सिंपल सा बात है। मेरा यूज है फोन का, बस देखिए हमेशा रखा रहता है, क्या दिक्कत है। जब काम पड़ता है तो यूज होता है, नहीं तो रखा रहता है। जब मुझे यूज होता है तो करता हूँ। क्या गेम खेल कर करूंगा अभी बताइए तो। हाँ, गेम भी खेलना तो ऐसा गेम खेलिए कि जीवन भर गेम खेलिए, सब चीज छोड़ छाड़ दीजिए। ऐसा मतलब जो काम कीजिए वो 100% कीजिए, खत्म कहानी। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, सही शब्द बोलिए, माता पिता का सेवा कीजिए, भगवान को भी याद कीजिए, है ना, आस्तिक बनिए, और सबको खुश रखने का प्रयास कीजिए कि मेरे वजह से सब खुश रहे, मेरे वजह से कोई वो ना हो, ना खुश ना हो, सब आपके वजह से खुश रहे। खराब किसी को मत लगे, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, तो हमें जरूरत पड़ती है भोजन की। हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है जो कि हम भोजन से प्राप्त करते हैं, और वही हम लोग डेली रूटीन में खाते हैं। जैसे रोटी, चावल, दाल, दाल में प्रोटीन, चावल में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट। अगर मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर खा रहे हैं तो और अच्छी बात है, वसा, विटामिन, खनिज, कैल्शियम, ये सब मिल रहा है, सोचना ही नहीं पड़ेगा। साग वाग खाते रहना चाहिए, है ना। चलिए, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे तैयार करते हैं, कैसे पाते हैं। चलिए, the general requirement for energy and material is common in all the organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, includes green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzyme. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी। बात को समझिएगा, VVI है यहां पर, जो समझ गए ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ये सब में डिफरेंस आता है ना। सोचिए, अगर हम अभी यहां से अच्छे से समझ जाएं तो क्या हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जरूरी है कि मैं किताब में जो रटाया रहता है मैं वही लिखूं, आराम से मैं अपने मन से भी लिख सकता हूं अगर मैं समझ गया तो, और कोई नहीं जान रहा तो उसको मैं बता सकता हूं, है ना, और खुद भी समझ सकता हूं। आप क्यों हमेशा डॉक्टर का हेल्प लेना चाहते हैं, डॉक्टर यही पढ़कर गया है वहां, डॉक्टर को भी सारा यही चीज पढ़ाया जाता है, प्लांट्स हमारे बारे में, आपके बारे में, नाक का डॉक्टर को नाक के बारे में पूरा एक एक चीज बता दिया जाता है, एक एक चीज की वो समझ जाता है। और नाक का ही केवल नहीं पढ़ाया जाता है, उसको नाक पढ़ाना तो आँख, कान, मुंह, क्योंकि नाक से आँख भी जरूरी है, रिलेटेड है, कान भी जरूरी है। देखते हो, कान लगता है, अगर मान लीजिए नाक फट गया तो कान सुन हो जाता है, कान पर लग गया तो दिमाग सुन हो जाता है। तो हर बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो केवल आपको आंख पढ़ना है तो केवल आंखें नहीं सुनना होगा, अगर आपको आंख पढ़ना है तो आपको दिमाग भी पढ़ना होगा, मेमोरी भी, पूरा बॉडी पढ़ना होगा जिससे वो रिलेटेड है। कि दिमाग दर्द दे रहा तो क्यों दर्द दे रहा, हो सकता है कि आपका स्टमक पेन कर रहा हो तो पूरा बॉडी झंझन आ रहा हो तो वहाँ पहुँच गया, बोल रहा कि नहीं स्टमक पेन कर रहा, कहीं बॉडी में दिक्कत है, चेक कराइए। हेडक हो रहा है, हेडक क्यों होता है, बहुत सारी समस्याएं, टेंशन लेना, प्रेशर लेना, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, बहुत सारा चीज़ नहीं,
तो हम वो काम नहीं करेंगे, नहीं होगा हेडेक, है ना। तो ये सब जानकारियां लेनी पड़ती है। केवल क्यों डॉक्टर का कदम घर चूमना चाहते हो कि मैं बार बार डॉक्टर का घर ही जाते रहूं? वो फालतू की बात है कि 1 एप्पल नो डॉक्टर, ये सब फालतू का चीज़ है। आप घर में खाली स्वच्छ भोजन करें, साफ सुथरा जगहों में रहें, बढ़िया से रहें, अपने आप को मेंटेन करें, डेली नहाए धोएं, साफ सुथरा रहें, बस और कुछ नहीं। अपने आप को साफ सुथरा रहें, सही समय पर खाएं, देखिए आप सारा मेंटेनेंस में रहिएगा, सारा बॉडी अपने आप सारा मेंटेन करेगा, टाइम टू टाइम खाना पानी देते रहिए। चलिए, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं समझेंगे, ठीक है। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। कुछ जो है जैसे पेड़ पौधे, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हम लोग भी पानी लेते हैं, वो लोग भी पानी लेता है, लेकिन वो लोग हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड। ये जीव स्वपोषी है। ये जीव क्या है? स्वपोषी है, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु होते हैं। मतलब ये ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स हैं, क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। स्वपोषी, कौन सा पोषी? मतलब जो खुद से करे, जो खुद अपना पोषण तैयार करे, जो खुद अपना पोषण तैयार करते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी, और इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स याद रखिएगा, है ना, आएगा डिफाइन करने। फाइनल हो चाहे 9th हो चाहे 10th हो, चाहे हो 11th के बायोलॉजी वाले, 11th 12th 8 9 10 11 12, सिंपल सा बात है। बायो में अगर ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स है समझिए, और नहीं भी है तो पढ़ना है, खत्म कहानी, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? जो खुद से अपना भोजन, अपना पोषण जो तैयार करे। उसमें क्या क्या आते हैं? तो पौधे तथा कुछ जीवाणु जो है वो उसमें आते हैं, जो अपना भोजन, अपना पोषण स्वयं तैयार। पौधे तो खुद से तैयार करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट है क्या? हम और आप डिपेंडेंट हैं किस किस पर? ऑटोट्रॉप्स। हम लोग किस पर डिपेंडेंट हैं? पौधे पे तथा जानवरों पे। मतलब हम लोग प्लांट्स पर और एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। अभी मत बोलिए खाली जानवर को मार के खाना ही, जानवर से दूध दही अंडा पनीर घी जो भी मिल रहा है वो उससे हमें उसी से मिल रहा है। और पौधे से आलू प्याज नमक तेल प्याज जो भी है, नमक नहीं मतलब आलू प्याज जो भी है, सोचिए। तो हम लोग स्वपोषी नहीं है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, ठीक है। हाँ, अब आइए, अब अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयोगों से इसे प्राप्त करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। और सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम करते हैं। अब ये बताइए, स्वपोषी जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, समझिएगा ठीक से, ऑटोट्रॉप्स के बारे में डिफरेंस अच्छा से समझिएगा। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद अपना पोषण तैयार करे, जैसे में पौधे तथा कुछ जीवाणु, ठीक है। अब जैसे बड़ा बड़ा पदार्थ है तो उसको क्या वो डायरेक्ट ले पाएगा? नहीं। तो उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने के लिए जिस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। क्या? बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, बहुत सारा एंजाइम सुने होंगे कि जैसे 2-4 ये एग्जांपल बताइए, कल बता रहे थे ना, डाइजेस्टिव एंजाइम। हाँ नहीं, डायरेक्ट बताइए कौन कौन सा नाम बताइए। हाँ, पेप्सिन, लाइपेज, म्यूकस, ट्राइप्सिन, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज बहुत ज्यादा सुने होंगे, पेप्सिन बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो ये सब जो एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स क्या होता है सर पहले यही बताइए। पेप्सिन तो नाम रखा होगा, ठीक है, चलिए ठीक। एंजाइम होता क्या पहले? तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक ऐसा उत्प्रेरक है जो जटिल पदार्थों को खंडित करने में सहायता करता है। जैसे लार में भी एंजाइम पाया जाता है। तो लार जो क्या करता है कि हम लोग तो खाते हैं इसे, तो रोटी का कितना मस्त टुकड़ा लेते हैं, अब चला के उसको उगल दीजिए, अब कैसा हो गया देखते हो, पूरा एकदम लरा लरा सट जाता है। तो वो उसको टुकड़ों में खंडित कर दिया। हम लोग कहते हैं उगल दिया, नहीं, वो खराब नहीं होता है। वो खराब क्यों है? किस हिसाब से खराब है? वो बस
लार जो किया वो उन सभी को जब चबाए हैं तो लार और जो दांतों से उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और लार क्या किया उसको अलग अलग भागों में खंडित करके अब उसको धीरे से वो निगलने में सहायता करेगा, निगलेगा फिर धीरे 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 जाएगा और बॉडी में डाइजेस्ट होकर के हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। किसी को कोई डाउट? अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित। जैसे जंतु मतलब हम और आप सभी, केवल एनिमल्स नहीं, एनिमल में हम सभी आते हैं, ठीक है, याद रहे। तो स्वपोषी में ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आया? पौधे तथा कुछ जीवाणु। और हेट्रोट्रॉप्स में कौन कौन आया? कवक। हेट्रोट्रॉप्स में आया एनिमल्स एंड फंगी, एनिमल्स एंड कवक, है ना। अब एक बात समझिए, हाँ यहां समझ गए? कोई डाउट किसी को? ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स में क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, लिखिए ना, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। अरे वाह, कितनी प्यारी है। आपको तो याद करना पड़ता होगा, लेकिन ये बताइए जो अभी मैंने समझा दिया अब आपको लगता है कि आपको याद करना पड़ेगा? वाह, वेरी गुड। ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन, ऐसे ही आप सभी को डिफरेंसेस लिखने हैं ना, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, देखिए कितना सुंदर लिखा जा चुका है। दिख रहा है नीतीश? यस सर। दिख रहा है? यस सर। साफ साफ क्लियर वर्ड्स है, बस ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग्स लिखना है। वेरी गुड सिमी। ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। वो ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट। वेरी गुड। क्लोरोफिल इज नेसेसरी, किसके लिए? ऑटोट्रॉप्स के लिए। क्लोरोफिल जरूरी है। फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में ही खाना बनता है क्योंकि दिन में सनलाइट मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, रात में तो वो लोग ऑक्सीजन ये करते हैं ना। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। हेट्रोट्रॉफ, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, है ना। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये लोग दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे किसी भी अनदर जीव जंतु से कम, किसी दूसरे अनदर जीव जंतु से। क्लोरोफिल इज नॉट नेसेसरी, अब हमें और आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता है क्या? वो तो पेड़ पौधे की आवश्यकता है, प्लांट्स की आवश्यकता है जो अपना खाना स्वयं बनाए। क्लोरोफिल इज नॉट नेसेसरी। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड ऑल टाइम, और हम लोग कभी भी खाना बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कभी भी जो मन किया तब। ये बकवास की बातें होती है कि रात में मत खाइए तो ज्यादा जिएगा, दिन में खाना चाहिए, शाम के 6 बजे तक खाना चाहिए, रगड़ के सुबह खाइए, शाम तक ही खाइए, रात में मत खाइए। गौर फरमाइएगा, गरीब का बच्चा कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी भी टाइम खाता है। खाया पिया, चल गया ऐसे ही दौड़ने, खेला कूदा, नाचा गया, फिर आया, मम्मी 2 कोर खिला दी, फिर गया खेला कूदा, फिर आया खा लिया। हाँ, सोचिए कितना स्वस्थ रहता है वो बच्चा। अब वही दिन भर AC कूलर में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लाइन पंखा चालू किए हैं, सुत गए पढ़ते पढ़ते। अब गरीब का बच्चा दिया ललटेन जला के पढ़ रहा है, उसको गर्मियों लग रहा है तब वो पढ़ रहा है, उसको नींद नहीं आएगा क्योंकि इतना पसीना ही आ रहा है कि आंख में पानी आ जा रहा है, नींद भाग जा रहा है। अब AC कूलर पंखा टीवी सब चलेगा तो पसीना ही नहीं आएगा तो आप पढ़ेंगे क्या? तो कहते हैं ना कि वो ये मेहनत का पसीना है, तो ये आपके पढ़ने का पसीना है, सिंपल सा बात है। तो वो आप मेहनत कर रहे हैं, वो पसीना आ रहा है, सच में आप बैठे हैं, इसका मतलब कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सच में बहुत एनर्जी खर्च होता है उसमें, दिमाग लगाना पड़ता है। ये दिमाग लगाने के लिए पूरा बॉडी उसमें जोड़ना पड़ता है। मैं जो बता रहा हूँ इतना, मेरे में कितना एनर्जी लॉस होता है वो मैं ही जानता हूँ। अंदर में मुझे एनर्जी लॉस करना पड़ रहा है, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अपने पूरे बॉडी पार्ट पर जोर डाल रहा हूँ, दिमाग पर जोर डाल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ तो सारी मेरी बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन्स है वो सारी इसमें भाग ले रहे हैं, है ना। सोचिए मुझ पर बर्डन पड़ रहा है। आप सोच रहे हो, आप यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो आपको थोड़ा कम एनर्जी लॉस करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लॉस कर रहे हो आप भी। मेरा ज्यादा लॉस हो रहा है उस मुकाबले में, क्योंकि मैं ज्यादा और रेगुलर लॉस कर रहा हूँ, और आप बैठकर बस सोच रहे हो, मतलब आपका दिमाग लॉस हो रहा है बैठने में, बैठे बैठे जो थोड़ा सा खर्च हो रहा है।
बैठने का जो क्षमता प्रदान कर रहा है हमारा बॉडी कि आप बैठ पाए हो, अनुचक्रिया के गिर तो नहीं जा रहे हो, ये एनर्जी के कारण ही है। बस मेरे में भी एनर्जी के कारण ही है, मतलब मेरे में एनर्जी है, तभी मैं आपको इतना बता पा रहा हूँ। ऑल एनिमल्स एंड फंगीज हैव दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सभी प्रकार के जीव जंतु, जो जंतु हैं और जो फंगस हैं, जो फंगी हैं, वो बहुत सुंदर से, वेरी गुड। वो किसके उदाहरण है, किसके एग्जांपल है? हेट्रोट्रॉप्स के, विषमपोषी, किसके? हाँ, स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करें, लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? 5-6 पॉइंट मैंने बता दिया, इन सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। चलिए अब आता है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक तो अभी जो हम लोग पढ़े वही है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कोई डाउट किसी को? तो बताने की आवश्यकता है, सिंपल सा बात है, लेकिन कुछ बता दे रहा हूं। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये जो पौधे, जैसे पौधे अपना खाना बना रहे हैं ना, तो किस प्रकार से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो समझेंगे, ठीक है, वो समझेंगे। तो वो समझने के लिए बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि अभी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। इसमें भी एग्जांपल वही दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए फिर उसके बाद हम लोग करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन कैसे तैयार करते हैं, वो सब है ना।